स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आप लोग देख रहे हैं डीप कंसेप्शन बायोलॉजी का चैनल। और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारे पास रिलेटेड है ड्यू टू सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। और इस टॉपिक में हम ये एक छोटा सा टॉपिक है और वो टॉपिक क्या है कि पायरुवेट की ऑक्सीडेशन कैसे होती है या लिंक रिएक्शंस क्या है। ठीक है, हमारे पास आज का टॉपिक क्या है, लिंक रिएक्शंस। क्या टॉपिक है? लिंक रिएक्शंस। लिंक रिएक्शन या इसका एक दूसरा नाम है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। दूसरा नाम क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। सही हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट या फिर लिंक ऑफ रिएक्शन। लिंक ऑफ रिएक्शन इसको इसीलिए बोलेंगे क्योंकि ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन साइटोसोल में हो रही थी, मतलब साइटोप्लाज्म में, और जो सेलुलर रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, इन दोनों को लिंक करेगा, तो इस वजह से इसको लिंक रिएक्शन बोलते हैं। और ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट से तो हमें एक चीज पता चल गई। अब देखो होता क्या है। बिलफर्ज हमारे पास एक सेल है, ये हमारे पास क्या है, एक सेल है। और सेल की ये हमारे पास एक माइटोकॉन्ड्रिया, इधर ये क्या है, हमारे पास एक माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारे पास एक माइटोकॉन्ड्रिया और यहाँ पे साइटोप्लाज्म है। तो अब हमने कहा था कि जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है वो कहाँ पे हो रहा होता है, वो कहाँ पे होता है, वो होता है हमारे पास साइटोप्लाज्म में, मतलब वो यहाँ पे हो रहा होता है। यहाँ पे क्या हो रहा होता है, ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस हो रहा होता है, जबकि क्रेब्स साइकिल जो है वो कहाँ पे होगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में होगा। कहाँ पे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो इट्स मीन कि इस ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोडक्ट है उसको साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना है। ऐसा ही है ना, ग्लाइकोलाइसिस का जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसको फर्दर प्रोसीड होने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा ना। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा तभी तो जाके इसकी क्रेब्स साइकिल होगी, इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा और उससे एटीपी हमारे पास आएगी। सही है, तो यहाँ से जो ग्लाइकोलाइसिस से प्रोडक्ट निकलते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ जाते हैं, तो वो ऐसे ही नहीं जा सकते, वो फ्री में नहीं जा सकते, उनको जाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। कैसे, मैं समझाता हूँ। देखो ग्लाइकोलाइसिस थी, क्या थी? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास हुई कहाँ पे? साइटोसोल में हुई है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे हुई थी? साइटोसोल में। सही है, इसके नतीजे में क्या बना था? पायरुवेट। इसके नतीजे में क्या बना? पायरुवेट। तो इट्स मीन कि पायरुवेट कहाँ पे होगा अभी? किस में होगा? साइटोसोल में होगा, मतलब साइटोप्लाज्म में होगा। अब ये इस जो पायरुवेट है, अगर इसको ऑक्सीजन अवेलेबल हुआ तो, ये बात याद रखना, अगर एरोबिक रिस्पायरेशन हुई तो तब ये वाला काम होगा जो आज हम लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर इसको वो वाली जो ऑक्सीजन है वो अवेलेबल ना हुई तो यही पायरुवेट फिर आगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या फिर दूसरा कौन सा होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, वहां पे जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर इसको ऑक्सीजन अवेलेबल हुई तो ये पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। किस में कन्वर्ट होता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो फिर इंटर होता है क्रेब्स साइकिल में। किसमें? क्रेब्स साइकिल में। तो समझ आ गई कि हमारे पास जो काम है वो सारा कैसे होगा। ग्लाइकोलाइसिस होगी, उससे पायरुवेट बनेगा, वो पायरुवेट बनाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। फिर वो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो एज अ स्टार्टिंग मटेरियल या फिर की मटेरियल जो है वो इंटर होगा क्रेब्स साइकिल में। किसमें? क्रेब्स साइकिल में। तो ये काम हो रहा है साइटोसोल में, ये वाला काम हो रहा है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये किसमें हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो फिर ऐसे रिएक्शंस, ये क्या है? ऐसे रिएक्शंस जो के माइटोकॉन्ड्रियल रिएक्शंस को लिंक करें साइटोप्लाज्म वाले रिएक्शंस के साथ, या इन अदर वर्ड्स ऐसे रिएक्शंस जो कि क्रेब्स साइकिल को लिंक करें ग्लाइकोलाइसिस के प्रोडक्ट के साथ, उन रिएक्शंस को बोलते हैं लिंक रिएक्शंस। उन रिएक्शन को क्या बोलते हैं? लिंक रिएक्शंस। और लिंक रिएक्शन बेसिकली क्या है? ये जो पायरुवेट है वो ऑक्सीडाइज होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे जो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स होंगे उनसे बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, और वो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो इंटर होगा क्रेब्स साइकिल में। तो ये ग्लाइकोलाइसिस के बाद पायरुवेट का एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाना
दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। एक छोटा सा मतलब कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस वजह से है क्योंकि बगैर एसिटाइल कोएंजाइम ए के हमारे पास क्रेब्स साइकिल जो है वो प्रोसीड नहीं होगा। तो उसकी प्रोसीड होने के लिए हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए का होना जरूरी है। और वो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो कब बनेगा, वो बनेगा एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट और लिंक रिएक्शन। तो इसके दौरान हमारे पास क्या बनेगा, पायरुवेट के ऑक्सीडेशन से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा और वो हमारे पास फिर एंटर होगा क्रेब्स साइकिल में। तो समझ आ गई। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारे पास जो मेन रिएक्शन है, जो आज का टॉपिक है, वो ये वाला रिएक्शन है, पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो कैसे बना। तो हम देखते हैं, सिंपल सा है, इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ना कोई रॉकेट साइंस है इसमें, और वो रॉकेट साइंस है भी नहीं। अब यहाँ पे जो चीज मेरे समझाने की खातिर थी वो साथ साथ मैं बताऊंगा, ठीक है। और वो क्या है कि हमारे पास जब ये पायरुवेट यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म है, ये पिलफर्जर साइटोप्लाज्म है और ये उसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो पायरुवेट है ये वाला यहाँ से इंटर होगा प्रोटीन्स के थ्रू, उसको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बोलते हैं, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाएंगे। उनको एटीपी चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी, और वो एनर्जी की बेस पे पायरुवेट को एंटर करवाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और एनर्जी उनको क्यों चाहिए होती है, क्योंकि हमारे पास ये जो पायरुवेट है, अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो ये क्या था, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O CH3। ऐसा ही पायरुवेट का हमारे पास ये स्ट्रक्चर होता है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल है। पायरुवेट क्या है हमारे पास, नेगेटिव चार्ज्ड मॉलिक्यूल। इसको मैं लिख लेता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये क्या है हमारे पास, नेगेटिव चार्ज्ड मॉलिक्यूल। तो अब इस नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल जो है ये ऐसे ही हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर नहीं हो सकता। इस नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल को, ये जो मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इसको क्रॉस करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो वो एनर्जी हमारे पास, उस एनर्जी को यूज करने के बाद थ्रू द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ही पायरुवेट इंटर हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ इंटर हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में इंटर होगा, उसके साथ जो काम, जो स्टेप्स, जो चीजें का होना शुरू हो जाती हैं, जो अनहोनियां होना शुरू हो जाती हैं, वो हम एक्सप्लेन करेंगे कि वो क्या होती हैं। तो बिलफर्ज हमारे पास ये पायरुवेट जो है अब वो इंटर हो चुका है, किसके अंदर इंटर हो चुका है, वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू अगर ये इंटर हो गया है तो उसके बाद क्या होगा, इसके साथ जो चीजें टोटल मिलेंगी, इसके साथ पहले होगी, इसके 3 स्टेजेस होंगे, याद रखना। कितने स्टेजेस होंगे, 3 स्टेजेस होंगे। पहले हमारे पास, इसको मैं इन शॉर्ट कॉमन बता रहा हूं, फिर उसको आज एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास CO2 रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा, CO2 रिलीज होगा। CO2 हमारे पास क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड व्हाट, द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो जब गेन हो रही थी, जब CO2 यूज हो रही थी, जब CO2 ऐड हो रही थी इन द केस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और जब वहां पे याद करो उसको केल्विन साइकिल को, तो वहां पे हमने कहा था कि एक एंजाइम है वो CO2 को ऐड कर रहा है। क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। तो द एडिशन ऑफ CO2 क्या थी हमारे पास, कार्बोक्सिलेशन। एडिशन ऑफ क्या थी, CO2, कार्बोक्सिलेशन। ऐसा ही है, एडिशन ऑफ CO2 कार्बोक्सिलेशन थी। यहाँ पे CO2 ऐड नहीं हो रही, CO2 रिलीज हो रही है। क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। सो द रिलीज ऑफ CO2 विल बी कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। रिलीज ऑफ CO2 विल बी कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप है, जो पहला स्टेज है, उसमें क्या होगा, अब ये कम हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, रस्ते में ही हो रहा है, जैसे इंटर हो गया, ठीक है। सबसे पहले CO2 रिलीज हो गया। क्या हो गया, CO2 रिलीज हो गया। CO2 रिलीज होने की वजह से हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बचेगा, हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा C डबल बॉन्ड O CH3 और ये बॉन्ड खाली। ऐसा ही है, CO2 रिलीज हो गया, पीछे हमारे पास ये चीज बचेगी ना। तो ये जो चीज बचेगी, अभी अगर उसमें गौर से देखो तो ये ग्रुप हमारे पास कौन सा ग्रुप होता है, एसिटाइल। ये कौन सा ग्रुप है, एसिटाइल। तो यहाँ पे एसिटाइल फॉर्मेशन हो गई।
यहाँ पे क्या हो गई, एसिटाइल फॉर्मेशन। तो सबसे पहले स्टेज में क्या हो गई, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट मॉलिक्यूल। डीकार्बोक्सिलेशन से क्या हुआ, हमारे पास CO2 जो है वो निकल गया। उसके निकलने की वजह से क्या हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, एसिटाइल फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया, एसिटाइल फॉर्म हो गया। अब ये जो एसिटाइल है, इस एसिटाइल के साथ क्या होगा, इस एसिटाइल के थ्रू अब हमारे पास एक कोएंजाइम ए है, कोएंजाइम ए। क्या है हमारे पास, कोएंजाइम ए। अब ये स्टेज पहला हो गया। अब इस एसिटाइल के साथ कोएंजाइम ए है जिसके अंदर एक थायोल ग्रुप होता है, SH, वो ऐड होता है। क्या होता है हमारे पास, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है उसमें थायोल ग्रुप वाला कोएंजाइम ए जो है वो ऐड होता है। जब वो ऐड होगा तो उसके बाद क्या होगा, जब वो ऐड होगा तो उसके बाद हमारे पास क्या चीज बनेगी, ये हमारे पास कोएंजाइम ए जो है ये उठ के इसके ऊपर जुड़ जाएगा, इसके ऊपर जुड़ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पे बॉन्ड के साथ ये S, ये H, और ये कोएंजाइम A, SH कोएंजाइम A। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया एक इंटरमीडिएट ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A, क्योंकि ये एसिटाइल है और ये उसके साथ कोएंजाइम A अटैच हुआ है। अब बुक में देखो, अगर बुक में तुम लोग देखोगे तो पहले हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन होती है, उसके बाद एक और स्टेप होता है, और तीसरे में हम ये वाला स्टेप करवाते हैं जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है। ऐसा होता नहीं है, पहले हमारे पास ये बनता है, फिर इस वाले पे क्या रिएक्ट करता है, NAD+। क्या रिएक्ट करता है, NAD+, जो कि खुद एक कोएंजाइम है, और वो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है कि वो यहाँ से हाइड्रोजन को निकालेगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन के निकालने के बाद जो स्ट्रक्चर बचेगा वो क्या बचेगा, C डबल बॉन्ड O, ये वाला हाइड्रोजन निकल गया, तो ये S कोएंजाइम A और ये CH3। तो अब ये हमारे पास क्या बना, एसिटाइल कोएंजाइम A, एसिटाइल कोएंजाइम A, और साथ में ये NAD+ ने हाइड्रोजन निकाल लिया था तो NADH बन गया। ठीक है, ये 3 स्टेप्स होते हैं टोटल हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट में। बुक में इतना ही लिखा गया। अब इसको कैसे होता है कुछ समझा नहीं है। क्या हमारे पास क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन है, उसके बाद ये हमारे पास जो कोएंजाइम A की एडिशन है ये हुई है, और इसको कहते हैं ट्रांस एसिटाइलेशन। इसे क्या बोलते हैं, ट्रांस एसिटाइलेशन। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है, जहां पर एसिटाइल ग्रुप के ऊपर कोएंजाइम A जुड़ता है उसको बोलते हैं ट्रांस एसिटाइलेशन। उसे क्या बोलते हैं, ट्रांस एसिटाइलेशन। और तीसरा जो स्टेप है हमारे पास, उसमें क्या हुआ, बेसिकली उसमें हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो गया इस मॉलिक्यूल से, तो यहाँ पर क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेशन। क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेशन। सही, ये 3 स्टेप्स हैं जो कि हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट में होते हैं। और इस तरीके से हमारे पास एक जो पायरुवेट मॉलिक्यूल है वो इंटर हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम A में। किस में इंटर हो जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम A में।